स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, और उसमें आज हम लोग वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। ठीक है, तो हम लोग आज गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। गोलीय दर्पण में क्या क्या जो टर्म्स होता है, जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, आपको बताए थे। आज उसका हम लोग डेफिनेशन लेकर आए हैं। आप एक एक चीज करके एक एक करके समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, वक्रता केंद्र है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये आपका एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण में कौन सा है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो ये अगर आपका अवतल दर्पण है, इसको एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं ऐसे, यानी इधर वाला जो सतह है वो आपका पॉलिश सतह है, पॉलिश सतह। और जो इधर वाला जो सतह है वो परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह बोलते हैं इसको, यानी इधर वाले सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, दर्पण के बाएं साइड वाले सतह को हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह, क्योंकि इस वाले सतह पे परावर्तन होता है। प्रकाश ऐसे आएगी चल के, इस वाले सतह से टकराएगी और वापस लौटेगी, यानी परावर्तन इस वाले सतह पे, अंदर वाले सतह पे होगा, तो इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलेंगे। और जो पीछे वाला सतह है वो आपका पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ताकि प्रकाश आर पार ना हो जाए, तो पीछे वाले सतह को हम लोग पॉलिश सतह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? अब ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण, ये किसी एक गोले से काट के इसको अलग किया गया है। तो जब वो गोला रहा होगा उसका कोई कहीं ना कहीं केंद्र होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये गोला है ऐसे, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना, इस साइड। यहां से आप काट के अलग कर लीजिए तो ये चीज अलग हो जाता है। तो इसका जो केंद्र होगा वही केंद्र इसका भी होगा, तो उसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी ये दर्पण जिस गोले से काट के अलग किया गया है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे घुमा हुआ है तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा, इसको हम बोलते हैं, इसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है, यानी वक्रता केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ये पूरा आपका परावर्तक पृष्ठ है। इस पूरे दर्पण का जो बीच का बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, यानी इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर मान लीजिए अगर बीच में यहाँ पे आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इसको P से हम लोग सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इतना जो लंबा आपको दिख रहा है बड़ा सा दर्पण, इस दर्पण का जो बीच का बिंदु होगा, बीच का केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वक्रता त्रिज्या। अब केंद्र है किसी भी गोले का तो उसका त्रिज्या भी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इतना बड़ा गोला है, इसका यहाँ पे केंद्र है C, और केंद्र से मिलाए इसके परिधि को, तो इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी है, इसी में से काट के इसको निकाला गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये केंद्र है तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो वो लाइन त्रिज्या कहलाती है। तो C से P को मिलाइए तो ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसे R से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी ये दर्पण जिस गोले से काट के अलग किया गया है उसका जो त्रिज्या होगा वही इस दर्पण का त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो आपको बिंदु दिख रहा है P, C, इस C और P से होकर जो सीधी रेखा गुजरती है उस सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष या कहीं कहीं प्रधान अक्ष भी लिखा होता है, तो दोनों कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, जो C और P से यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। लिखा हुआ है वक्रता केंद्र यानी C तथा ध्रुव यानी P से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। केंद्र और ध्रुव से जो रेखा गुजरेगी वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है फोकस बिंदु। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि C और P के ठीक बीच में एक बिंदु होती है, उसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, फोकस बिंदु को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है कि अगर कोई दर्पण के ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आएगी
और टकराने के बाद सारा का सारा किरण एक ही बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु या सिर्फ सीधा सीधा फोकस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। अगर दर्पण आपका अवतल है तो यहाँ से समांतर किरणें चल के आएगी, टकराने के बाद इस फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, मान लो ऐसे हम बना के दिखा देते हैं। मान लो एक ऐसे किरण आई समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आएगी। एक ऐसे किरण आई, ये भी इस मुख्य अक्ष के समांतर है। दोनों किरण टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद इस बिंदु से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, तो समांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु से गुजर रही है, उसी बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मिलती हुई प्रतीत कैसे होगी? तो मिलती हुई प्रतीत होने के लिए अगर यही आपका उत्तल दर्पण रहता तो वहां पे उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती, वहां वास्तविक में मिलती नहीं है, आपको ऐसा आभास होगा कि फोकस बिंदु से ही गुजर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलती है अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होगी उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो इसको हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकस दूरी, इसको मिटा देते हैं। चलिए, फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस बिंदु F है और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है वही हमारा फोकस दूरी कहलाता है। यानी ध्रुव से फोकस बिंदु का जो दूरी होगा उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, यानी P और F के बीच, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है P और F के बीच, इतना दूर को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f यानी छोटा f से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, और फोकस बिंदु को बड़ा f से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी को हम लोग द्वारक कहते हैं। द्वारक कहने का मतलब कि जितना बड़ा आपका दर्पण है वो पूरा, यहाँ से अगर मान लीजिए इस दर्पण का नाम M और N, Mn एक गोलीय दर्पण है, तो M से लेके N तक ये जो आपको दिख रहा है, यहां से ऐसे मिलाइए, ये इस पूरे लाइन को हम लोग द्वारक बोलते हैं। ठीक है, द्वारक मतलब कि जो परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो कुल दूरी है शुरुआत से लेकर अंत का, उस पूरे दूरी को हम लोग इस दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ये अलग अलग पद था जो गोलीय दर्पण से संबंधित था, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में किरण का आरेख। ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि कम से कम 2 किरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो किरण कैसे खींचते हैं, किरण खींचने का क्या नियम है, क्या तरीका है, पहले उसको हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे उसके बाद कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं हम लोग गोलीय दर्पण में। ठीक है, तो एक साइड हम लिख देते हैं आपका अवतल दर्पण, इसका किरण आरेख देखेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग उत्तल दर्पण का देखेंगे। दोनों का एक साथ आपको बता देते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है आपको पहले से मालूम है, यह है आपका अवतल दर्पण। सबसे पहला चीज एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका नियम है किरण खींचने के लिए, किरण आरेख बनाने के लिए, वो ये है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, ये आपका दर्पन हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, सबसे पहले बात यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है इस दर्पण पे, ठीक है, अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद परिवर्तन होगा प्रकाश का, और परिवर्तन के बाद वो किस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो अगर कोई
प्रकाश की किरण ऐसे है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इस टाइप से, ये दोनों लाइन आपस में समांतर होना चाहिए, तो यहाँ आके टकराएगी और टकराने के बाद वो हमेशा आपका फोकस बिंदु से ही गुजरेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला बात ये हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, इसको हम आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, और यही चीज अगर उत्तल दर्पण में होगा तो कैसे होगा? तो उत्तल दर्पण आपको मालूम है ऐसा होता है, इसका अंदर का पृष्ठ पॉलिश किया हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव। अब देखिए ये जो दर्पण है ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, तो उसका केंद्र उधर होगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे इसका C या F। ठीक है, अब इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यानी कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, किरण हमेशा इधर से ही आएगी क्योंकि इधर वाला जो बाहर वाला जो सतह है वही आपका परावर्तक सतह है, अंदर वाला आपका पॉलिश किया हुआ सतह है। ठीक है, तो इसके समांतर कोई लाइन आई ऐसे प्रकाश की किरण, अब इससे आप यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? तो देखिए ये जो आपका दर्पण है ये एक अपसारी दर्पण होता है, यानी अपसारी मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रकाश की किरण आती है वो टकराने के बाद अलग अलग दिशा में फैल जाती है। तो अब उस साइड तो आपका पॉलिश किया हुआ, तो उस साइड तो प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, तो ये टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी ऊपर की तरफ कहीं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जो चली गई उसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए ऐसे, तो आपको ऐसा आभास होगा कि ये जो टकराने के बाद जो किरण गई है वो कहां से होकर गुजर रही है? फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो अंतर क्या है इसमें वास्तव में फोकस बिंदु से ही गुजरती है, लेकिन इसमें फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन सीधा पीछे से फोकस बिंदु की तरफ से होता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें वास्तव में फोकस बिंदु से गुजरेगी और इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो ये आपका पहला था महत्वपूर्ण बात। दूसरा अब यहाँ पे हम नीचे बना देते हैं, आ रहा है दूसरा। देखिए ये आपका गोलीय दर्पण है, इधर अवतल दर्पण और इधर है आपका उत्तल दर्पण। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण पिछला बार समांतर आ रही थी, इस बार अगर फोकस बिंदु से ही आ रही है, ऐसे चल के आ रही है, इधर से कहीं चल के आई से फोकस बिंदु से यहाँ जाके दर्पण से टकरा गई। ठीक है, तो अगर फोकस बिंदु से चल के आ रही है और जाके दर्पण से टकराई तो टकराने के बाद किधर जाएगी वो? तो पिछला बार देखिए जो समांतर किरण था वो टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरा था,
इस बार जो अगर फोकस बिंदु से आ रही है किरण, तो ये टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी फिर से पहले जैसा ऐसे। इस बार इसका उल्टा होगा, ठीक है। पिछले बार में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरी। इस बार प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित हुई है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फोकस बिंदु से आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अगर यही चीज उत्तल दर्पण में होगा तो कैसे होगा? तो ये अगर आपका उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, अब देखिए ऐसे चल के आएगी तो उस साइड आपकी प्रकाश की किरण तो जाएगी नहीं, क्योंकि उस साइड आपका पॉलिश किया हुआ है। तो यहां के बाद हम लाइन को ऐसे डॉट लाइन से दिखाएंगे ऐसे, मतलब कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो प्रकाश की किरण है कहां जा रही है, फोकस बिंदु पे जा रही है, ठीक है। तो वहां पे जाएगी तो टकराने के बाद फिर से क्या होगी, टकराने के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी यहाँ पे जाकर टकराएगी, टकरा के फिर आपका ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाला लाइन आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये फोकस बिंदु से होती हुई आ रही है, ठीक है। तो दोनों में सेम चीज है, यहाँ भी टकराने के बाद फोकस बिंदु से आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ भी फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दोनों में सेम ही चीज है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोकस बिंदु से आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है, ठीक है। ये दूसरा जो महत्वपूर्ण बात किरण के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, इन सारा की जो किरण आरेख अभी हम पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। जब प्रतिबिंब बनाने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इन्हीं सब किरणों का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से समझना है और इस बात को याद रखना है, ताकि जब इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रतिबिंब आपसे बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी दो और है इसके आगे बताते हैं। चलिए अब हमारा सेकंड तो हो गया था यहाँ पे, अब देखिए थर्ड देखेंगे। तीसरा क्या है कि अगर ये आपका अवतल दर्पण ऐसे है, यह आपका ध्रुव, फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जब आप रे डायग्राम अपने कॉपी पे बनाएंगे, पेंसिल का इस्तेमाल आपको करना है, और यहाँ पे जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो P से F का दूरी और F से C का दूरी, दोनों दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको बता चुका है पहले कि जो F होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, हाफ होता है। यहाँ से C से लेके P तक आपका वक्रता त्रिज्या है और F आपका इस CP का मध्य बिंदु होता है। तो आपको हमेशा ये दूरी बराबर लेना है, ठीक है। इसलिए कॉपी पे या एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे तो पेंसिल का इस्तेमाल करना और स्केल का इस्तेमाल करना है। चलिए, तो तीसरा जो किरण आरेख है वो ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होती हुई गुजर रही है ऐसे,
दर्पण को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो कि प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होती हुई ऐसे आई और जाके दर्पण से टकराई। तो अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये अगर वक्रता केंद्र से होके आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी लाइन पे, उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको देखिए, आप जानते हो कि मैथ में कि अगर ये गोला है या फिर वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से अगर कोई लाइन हम खींचते हैं, परिधि को मिलाते हैं, तो ये जो परिधि होती है वो हमेशा परिधि पे, इस जो त्रिज्या होती है परिधि पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा लंब होती है। इसको यहाँ मिलाइए या कहीं भी मिलाइए, ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे बनती है। यानी इस गोलीय दर्पण के लिए ये जो लाइन आपको आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, वही अभिलंब का काम करती है, ठीक है। तो यानी आपका जो एक प्रकाश की किरण वो अभिलंब के रास्ते ही होके आ रही है, जिधर अभिलंब है उसी लाइन पे चल के आ रही है। यानी अभिलंब के साथ कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। तो प्रवर्तन के नियम के हिसाब से अगर आपतन कोण 0 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे आएगी ठीक उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। तो ये आपको बात ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। और अगर यही चीज आपका उत्तल दर्पण में हो ऐसे, तो यहाँ है ध्रुव, यह फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहां प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो ऐसे आएगी। अब इसके आगे आपके प्रकाश की किरण जा नहीं पाएगी क्योंकि उधर का रास्ता क्या है, पॉलिश क्या ऊपर सतह है। तो अब हम उसके आगे क्या करेंगे, ऐसे डॉट लाइन से उसको खींचेंगे, ठीक है। तो ये जो किरण है वो वक्रता केंद्र से वो गुजर रही है, तो टकराने के बाद ये क्या होगी, उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। जिस रास्ते पे चले आएगी, जिस लाइन के लॉन्ग आएगी उसी लाइन पे वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये दो बात हुआ। ये आपका इसमें प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, यहाँ भी वक्रता केंद्र पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। उसके बाद है, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौटती है। और यहां भी सेम चीज हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौटती है, ठीक है। ये आपका तीसरा जो किरण है किसको ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा और लास्ट है कि मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है, इस पर मान लीजिएगा कोई प्रकाश की किरण ऐसे ध्रुव पे आपतित हो रही है, ऐसे एकदम हम लोग वक्रता केंद्र से आपतित करके देखिए, फोकस बिंदु से आपतित करके देख लिए। अब इस पर मान लीजिए कि आपका प्रकाश की किरण ऐसे आई और सीधा जाकर ध्रुव पे जाकर टकराई, ठीक है।
तो जब ध्रुव पे जाकर टकराएगी तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो जितना डिग्री के कोण से आपतित होगी परावर्तन के नियम के हिसाब से उतना ही डिग्री से परावर्तित भी होना चाहिए, यानी जितना डिग्री के कोण से आ रही है लौटते समय भी वो मुख्य अक्ष के साथ उतना ही डिग्री की कोण बनाते हुए वापस लौटेगी, यानी एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंगल आई बराबर एंगल आर। हालांकि ये जो परावर्तन का नियम है ये तो हर बार आपका ये सही मान्य होगा हर एक किरण आरेख के लिए, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज मान्य होगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो जितना डिग्री के कोण से आपतित होगी उतना ही डिग्री के कोण से परावर्तित भी होती है। और अगर यही चीज अवतल दर्पण में हो, सॉरी उत्तल दर्पण में हो, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, तो प्रकाश की किरण मान लिया ऐसे आ रही है, तो टकराने के बाद फिर से वो लौटेगी ऐसे ही, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि देखिए अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा ये दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही काम हो रहा है, तो यहाँ भी दोनों के लिए एक ही चीज होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं बीच में कि ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद समान कोण बनाती हुई परावर्तित होती है, ठीक है। यानी जबकि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो जितना डिग्री के कोण से आपतित होगी उतना ही डिग्री के कोण से यानी समान कोण के साथ वो परिवर्तित हो जाती है। यहाँ भी अगर मान लीजिए ये कोण थीटा है तो यहाँ वाला भी कोण भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। यहाँ भी अगर आई कोण थीटा है तो यहाँ भी आपका थीटा होगा। दोनों कोण बराबर होना चाहिए, समान कोण के साथ वो वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो ये चार मुख्य बातें हैं जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित है, जो आपको प्रतिबिंब बनाने में काफी उपयोगी साबित होगा। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब कब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इस सारा चीज पढ़ेंगे एक एक करके। पहले अवतल का पढ़ेंगे फिर उत्तल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इससे जो भी हमारे तरफ से आपको वीडियो दिया जाएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप उसको आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से अभी 10th का 12th का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी वीडियो डाला जा रहा है आपके लिए, तो आप बैठ के आराम से घर पे पढ़ाई कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।